हाँ जी। तो फिर हम लोग ज्योग्राफी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ था। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। हम ऑलरेडी ये चीज़ें जानते हैं कि इक्वेटोरियल लोकेशन पे जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और डेजर्ट ऑल्सो, बिकॉज इक्वेटोरियल लोकेशन पर जो प्रेसिपिटेशन होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो मिनरल्स होते हैं यहाँ पर वो साउट हो जाते हैं। मिनरलाइजेशन सहारा डेजर्ट की सॉइल और अमेजोन फॉरेस्ट की जो सॉइल होती है उसमें सस्टेन रहते हैं। जैसे हम बात करें कि मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिडिटी और वाटर कंटेंट, इनमें अंतर या फिर ये शब्द एक जैसे रिलेट करते हैं, इनका मतलब क्या होता है। मॉइस्चर की बात करें तो मॉइस्चर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला रिलेटिव ह्यूमिडिटी और दूसरा लैटिट्यूड ऑफ द प्लेन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिवाइडेड बाय द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर मल्टीप्लाई 100, दैट इज़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें ये हिंट देती है कि परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन हमारी हवा का कितना है। जैसे इसमें हमें पता चलता है कि अगर हवा का मॉइस्चर कम होगा, इसका मतलब ये है कि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उस हवा की वो हाई है, मतलब इस समय कोई भी रेनफॉल हमें देखने को नहीं मिलेगा। और इसी में हम एक पॉइंट बात करते हैं, जैसे एट इक्वेटोरियल रेनफॉल किस तरीके से होता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई वर्टिकल कन्वेक्शन होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो एयर का सैचुरेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है और रेनफॉल यहाँ पर ज़्यादा पड़ने की संभावना हो सकती है। जैसे हम बात करें कि जो सिंगापुर है वो नियर बाई इक्वेटर पर पड़ता है। Here you can see all the cloudy conditions, and here the humidity is more than 60 to 70%. So the chances of the precipitation will be increases here. Where Singapore. और इसी में अगर हम ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट की बात करें, इसमें हम दुबई को काउंट करते हैं। यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो 60% होने के बावजूद भी यहाँ पर प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता, मतलब द चांसेस ऑफ द रेनफॉल इज़ ऑलमोस्ट जीरो होता है यहाँ पर। और यहाँ पर इस सैचुरेशन में भी 60% ह्यूमिडिटी में भी जो वेदर होता है वो हमें क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि इस लैटिट्यूड पे जो एयर होती है वो बहुत गर्म होती है। सो द चांसेस ऑफ द एयर गेटिंग फुल्ली सैचुरेटेड, और यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है इवन दो 60% मॉइस्चर के होने के बावजूद भी यहाँ पर बारिश नहीं होती। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी हवा की वो ज़्यादा है, तो जो रेनफॉल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इवन दो हमने बात करी कि जो सिंगापुर है वहाँ पर अगर 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलती है तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो इक्वेटोरियल लोकेशन पे है। लेकिन दुबई के केस में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है हवा की वो ज़्यादा होती है। और जो हम स्टडी करते हैं कि जो मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल होता है वही कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। जो भी मॉइस्चर था वो बाहर आ जाएगा एज ए रेनफॉल। परमाफ्रॉस्ट एरिया में हवा ऑलरेडी कोल्ड होती है, सो एनी लिटिल एडिशन ऑफ द वाटर विल रिजल्ट of the rainfall and the snowfall as well. The natural mechanism, this is the natural mechanism of the condensation. कंडेंसेशन दो तरीके का हो सकता है, पहला लो लेवल कंडेंसेशन और दूसरा हाई लेवल कंडेंसेशन। लो लेवल कंडेंसेशन सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है, हाई लेवल कंडेंसेशन क्लाउड में होता है। जैसे अगर हम बात करें लो लेवल कंडेंसेशन के बारे में, जैसे बिग सरफेस के ऊपर हो सकता है, जैसे फोग के रूप में हमें दिख सकता है, ये मिस्ट के रूप में हमें दिख सकता है, हेज के रूप में हमें दिख सकता है। अगर हम इसी में बात करें कि जो सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी होती है वो किसके अंदर होती है, तो विजिबिलिटी हमें सबसे ज़्यादा हेज में दिखती है, मिस्ट में दिखती है, और फोग में विजिबिलिटी ऑलमोस्ट हमें जीरो दिखाई देती है।
स्मॉल सरफेस पे अगर हम बात करें लो लेवल कंडेंसेशन की, तो इसमें जैसे ड्यू और फ्रॉस्ट हमें लो लेवल कंडेंसेशन के स्मॉल सरफेस के एग्जांपल्स हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद हम हाई लेवल कंडेंसेशन की बात करते हैं जो कि क्लाउड में पॉसिबल होते हैं। इसको हम दो बेसिस पे बांटते हैं, पहला हाइट ऑफ द क्लाउड बेस और शेप के बेसिस पे। हाइट के बेसिस पे जैसे अगर 2000 मीटर तक अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर क्यूमिनोलिम्बस क्लाउड दिखाई देते हैं। 2000 से 6000 के बीच में हमें ऑल्टो क्लाउड दिखाई देते हैं और 6000 के ऊपर हमें सीरस क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। अगर हम शेप के बारे में बात करें कि जो हाई लेवल कंडेंसेशन होते हैं उसमें शेप किस प्रकार के हो सकते हैं, तो सबसे पहला क्लाउड होता है क्यूमिनोलिम्बस क्लाउड, दूसरा क्यूमिनोलस क्लाउड और तीसरा सीरस क्लाउड। क्यूमिनोलिम्बस क्लाउड जो होते हैं वो एक एनुअल शेप के होते हैं और क्यूमुलस क्लाउड जो होता है वो वूल एक ऊन की शेप के होते हैं। और ये जो क्लाउड होते हैं क्यूमुलस क्लाउड रेन कोज नहीं करते और इनका जो कलर होता है वो ब्लैक क्लाउड ही हमें दिखाई देता है। सीरस क्लाउड का जो शेप होता है वो हमें एक पंख की तरह दिखाई देता है या फिर आइस क्रिस्टल की तरह दिखाई देता है। इसमें हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्लाउड के बारे में बात करते हैं जिसका नाम होता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। इसको हम डार्क क्लाउड के नाम से भी जानते हैं और ये लो टू मिडिल लेवल क्लाउड होता है और वुड नॉट गो टू द अपर लेवल, या अपर लेवल तक पहुंचता ही नहीं है और लीड टू लाइट और मीडियम रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम स्ट्रैटोनिम्बस क्लाउड्स भी बोलते हैं। जैसे अगर हम इसके बाद हम टाइप ऑफ फॉग्स के बारे में बात करें, इसमें दो तरीके के फॉग्स हो सकते हैं, पहला एडवेक्शनल फॉग और रेडिएशनल फॉग। एडवेक्शनल फॉग में हमें ये दिखाई देता है कि अगर कोई पानी नीचे गर्म होता है और ऊपर जो होती है अगर वो कोल्ड एयर होती है तो वहाँ पर हमें एडवेक्शनल फॉग देखने को मिलता है। लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आर्टिक स्मॉग और एडवेक्शनल फॉग। रेडिएशन फॉग की बात करें तो यह माउंटेन स्लोप पर होगा और ड्यूरिंग द कोल्ड क्लाउड लास्ट टाइम वो हवा एकदम से ठंडी होने लगेगी और कंडेंसेशन होकर वो नीचे आएगी। सो ड्यूरिंग टाइम वी कैन सी द रेडिएशनल फॉग। हम इसके बाद प्रेसिपिटेशन के बारे में स्टडी करते हैं कि एनी ऑफ द कंडेंस्ड ड्रॉपलेट्स जो एटमॉस्फेयर के नीचे आके गिरती है तो वो प्रेसिपिटेट हो जाती है, इसे ही प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जैसे अगर कोई भी ड्रॉपलेट कंडेंसेशन के फॉर्म में या ड्रॉपलेट गिरती है तो वो एटमॉस्फेयर में अगर वो नीचे आती है तो वो कंडेंस होकर प्रेसिपिटेट होती है। जैसे हम बात करें कि जो रेन है, रेन के रूप में वो गिर सकती है, स्नो के रूप में गिर सकती है, हेल स्टोन्स के रूप में गिर सकती है और चौथा ब्लैक आइस। और एक बहुत इम्पोर्टेंट पाँचवें पॉइंट की बात करते हैं, जैसे वो स्लीथ की फॉर्म में भी गिर सकते हैं या फिर क्रिज की फॉर्म में। स्लीथ एक क्रिस्टलाइज ऑफ एयर होता है जहाँ पर जो पानी होता है वो ग्राउंड को टच करने से पहले ही बर्फ़ बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्लीथ या फिर क्रीजिंग रेन। इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि हेल स्टोन कंडीशन इन इंडिया किस प्रकार से होता है, तो इंटेंस वर्टिकल कन्वेक्शन हमें देखने को मिलता है बिफोर द एडवेक्शन ऑफ द मानसून इन द पीक समर। जैसे मार्च, अप्रैल और मई ये एक पीक समर होता है और यहाँ पर जो लैंड है वो हॉट होगी और एयर जो है वो उठना चालू हो जाएगी, जिसकी वजह से उठने पर वो मॉइस्चर कंटेंट को ऊपर लेकर जाएगी, फिर कंडेंस्ड होगी जिसकी वजह से बारिश होगी। कोल्ड फ्रंट की बात करें, जैसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन अगेन एंड अगेन हो जाता है। जैसे कोई भी एयर ड्रॉपलेट है जो कंडेंस्ड होकर ऊपर गई, उसके ऊपर आने के बाद जो एयर का जो पुश है वो दोबारा से उसने उसको अपवर्ड कंडेंस्ड करने को कहा, तो जैसे कंडेंसेशन इंक्रीज होता है तो फिर दे स्टार्ट हार्डन और इस समय जो वाटर की जो ड्रॉपलेट है और जो क्लाउड्स है वो हार्डन देखने और जंप करते रहते हैं। इज दैट बिकॉज कि नीचे जो हवा का प्रेशर है वो दोबारा से उस क्लाउड को ऊपर ढकेल दे रहा है, कंडेंस्ड होने के बाद उसे दोबारा से रिकंडेंस्ड कर दे रहा है। तो साइज जो है वो बढ़ेगा, वेट जो है इस समय क्लाउड का बढ़ने लग जाएगा क्योंकि वो दोबारा से उसको पुश अप कर दे रहे हैं। सो द एयर कांट एबल टू होल्ड द वेट। इस समय जो एयर है
वो अपने वेट को होल्ड नहीं कर पाएगी, और जिसकी वजह से जो जो नाइदर वर्टिकल कन्वेक्शन नहीं हो पाएगा, और वो बार बार उसको टोसअप करता रहेगा इधर, बिकॉज कि नीचे की हवा गर्म है और जो क्लाउड है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, जिसकी वजह से बादल फटने वाली जो स्थिति होती है वो एकदम से पानी नीचे गिरेगा, कंडेंस्ड होकर नीचे गिरेगा, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बादल का फटना कहते हैं। जिसकी वजह से इस बादल के फटने की वजह से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है हमें अपनी क्रॉप में, और जितने भी फील्ड्स होते हैं वहाँ पर हमें मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ओके, हम प्रेसिपिटेशन में अब हम टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करेंगे। There are total 4 types of precipitation. First one is convectional rainfall precipitation, दूसरा ओरियोग्राफिक रेनफॉल, तीसरा साइक्लोनिक रेनफॉल और चौथा फ्रंटल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल जो होती है वो एक कॉमन रेनफॉल होती है जो हमें गर्मियों के मौसम में देखने को मिलती है, और दूसरा जो ओरियोग्राफिक रेनफॉल होता है जैसे उसमें जो माउंटेन होता है वो एक्ट एज ए बैरियर, ओरियोग्राफिक बैरियर की तरह एक्ट करता है और कंडेंस्ड होता है, और ये कंडेंसेशन कारण बनता है क्लाउड बर्स्ट का। तीसरा है जो जिसका नाम है साइक्लोनिक रेनफॉल, और ये जो होता है सरफेस कन्वर्जेंस ऑफ एयर अराउंड द लो प्रेशर एंड स्पाइरल एंड द मूव अपवर्ड। इवापोरेशन इज ऑन ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ वाटर। फोर्थ जो रेनफॉल है प्रेसिपिटेशन है उसका नाम है फ्रंटल रेनफॉल, व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग एयर मासेस कमिंग इन द फ्रंट ऑफ ईच अदर दैट लीड टू इंटरेक्ट ईच अदर। तो इंटरेक्शन होने के बाद जो प्रेसिपिटेट होते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल और फ्रंटल प्रेसिपिटेशन।